Hello everyone, welcome back to MB Classes Labor Law and HRM. In previous video, we discussed about the evolution and theory and fundamental committee. And today we will discuss about the fundamental right, directive principle, state policy, जो कि हमारे लेबर लॉ में बार बार पूछी जाती है. ये हमारा जो टॉपिक है वो यूनिट 7 लेबर लेजिस्लेशन का टॉपिक है जो लीगली है. अभी हम कंसेप्चुअल पढ़ रहे थे ना लीगली कि यस ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, इसलिए भी हमें मैंडेटरी है लेबर लॉ फॉलो करना. तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे जो पार्ट 3 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है हमें क्यों ये फॉलो करनी पड़ रही है. तो ऑल लेबर लॉ इन इंडिया ड्रॉ देयर अथॉरिटी डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. आपको पता सारे लॉ हैं हमारे इंडिया के वो हमारी जिनकी अथॉरिटी जिनकी पावर कहाँ से आ रही है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से आ रही है. तो उन्होंने बोला दो पिलर हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. फर्स्ट वन इज द फंडामेंटल राइट जो कि पार्ट 3 में दी गए हैं. ये अब्सोल्यूट है, लीगली इन्फोर्सेबल है इन कोर्ट ऑफ लॉ. आपको ये फॉलो करने ही पड़ेंगे. अगर आपने नहीं करे तो आपको क्रिमिनल आपको यह सजा हो सकती है, आपको पनिश मिल सकता है. ये हमारे फंडामेंटल राइट. देन पार्ट 4 में हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन के में ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है बट मैंडेटरी है. गाइडलाइन द गवर्नमेंट मस्ट फॉलो देन मेकिंग वेलफेयर लॉ. ये उनके लिए गाइडलाइन है कि यस आप इन्हें फॉलो करके अपने वेलफेयर लॉ बना सकते हैं. तो अगर आपसे पूछा जाए फंडामेंटल राइट तो वो आपको लीगली है, अगर नहीं करोगे तो आपको पनिश मिलेगा. और ये क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी गाइडलाइन है. ठीक है. तो अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी में पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स है और पार्ट 4 के अंदर डीपीएसपी है. ओके. तो अगर एग्जाम यहीं से पूछ लिया जाता है लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन जैसे ईएसआई एक्ट है, ईपीएफ है, मैटरनिटी है, वेज है, ये हमारे कहाँ से आए पार्ट 4 से आए, पार्ट 3 से नहीं आए ये सारे. ठीक है. जैन जुरिडिक्शन. अब लॉ कौन बनाता है आपको पता है. जो हमारा लेबर है लेबर लॉ है वो हमारे कौन सी लिस्ट में कंकरेंट लिस्ट में, जो कि आर्टिकल 246 में आप 7 शेड्यूल में पढ़ोगे तो लेबर फॉल अंडर द कंकरेंट लिस्ट 3, जिसका मतलब होता है कि पार्लियामेंट स्टेट और सेंट्रल दोनों हमारे लेबर लॉ बनाती है. अगर स्टेट लॉ कन्फ्लिक्ट है सेंट्रल लॉ के तो सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा अनलेस स्टेट गेट द प्रेसिडेंट. ऐसे हम ऑलरेडी रोल ऑफ सेंट्रल स्टेट इन लेबर एडमिनिस्ट्रेटिव में क्लियर कर चुके हैं कि जैसे हमारी 3 लिस्ट होती है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट में हमारे सेंट्रल लॉ आ गए, स्टेट लिस्ट में हमारे स्टेट के लॉ आ गए एंड कंकरेंट लिस्ट में हमारे लेबर लॉ आ गए. तो ये जब तक है और ये हमारा बहुत मैंडेटरी है इसलिए दोनों मिलके शेयरिंग पावर है. ठीक है. अब आपको एंट्री है कौन सी एंट्री के अंदर क्या क्या है. तो एंट्री नंबर 22 के अंदर क्या है ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट आते हैं. एंट्री 23 के अंदर हमारा आता है सोशल सिक्योरिटी, सोशल इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट. एंट्री 24 के अंदर है वेलफेयर ऑफ लेबर, कंडीशन ऑफ वर्क, प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कंपनसेशन एंड मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट. तो ये जो है कि जो लॉ बनाता है जो कंकरेंट लिस्ट है जो हमारी स्टेट या सेंटर दोनों मिलके जब लॉ बनाती हैं तो इसके अंदर ये कौन कौन सी एंट्री के अंदर आते हैं. तो आपको पता है ये हमारे एंट्री नंबर 22 ट्रेड यूनियन आया, इंडस्ट्री आया, लेबर डिस्प्यूट आया. 23 के अंदर सोशल सिक्योरिटी वगैरह आ गए और एंट्री 24 के अंदर वेलफेयर मतलब ट्रेड यूनियन से रिलेटेड भी आ गया, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड भी आ गया और वेलफेयर ऑफ लेबर के. तो ये आपको याद करनी पड़ेगी एंट्री. देन इंजन. अब हम पढ़ते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कि यस ये कहाँ से वेलफेयर आए, जो वेलफेयर लॉ आए हैं वो कहाँ से आए. तो सबसे पहले हम आर्टिकल 37 पढ़ेंगे. एप्लीकेशन क्लॉज है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है वो नॉन जस्टिसेबल है. ठीक है. यू कैन सू द गवर्नमेंट फॉर नॉट मेकिंग अ वेलफेयर लॉ. आप गवर्नमेंट को इसमें सू नहीं कर सकते अगर वो इन वेलफेयर लॉ बनाए नहीं तो. ठीक है. तो दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द नॉन जस्टिसेबल बट दे आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. लेकिन कंट्री को चलाने के लिए ये फंडामेंटल इनकी जरूरत पड़ती है, इन्हीं के बेसिस पर हमारी कंट्री में लॉ बनते हैं. तो अगर पूछे जाए कि वंस अ लॉ एक्चुअली मेड, अगर लॉ बन गया तो वो लीगली इन्फोर्सेबल है. ठीक है. इवन भले वो डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अंदर है या नहीं है लेकिन अगर लॉ है वो आप लीगली फोर्सेबल है. अगर वो लॉ नहीं बना सिर्फ डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अंदर है वेलफेयर है तो वो इन्फोर्सेबल नहीं है. पहले तो आप इतना पढ़ो. ये कौन सा आर्टिकल कह रहा है 37 एप्लीकेशन क्लॉज है. दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द इंजन ऑफ वेलफेयर. यहीं से हमारा एप्लीकेशन आई आर्टिकल 37 के अंदर. देन आर्टिकल 38 क्या है सोशल जस्टिस ऑब्जेक्टिव है. जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी बना रहे हैं वो मैंडेट करती है स्टेट को कि सिक्योर करके रखे सोशल अंडरस्टैंडिंग, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस. आप जस्टिस करें, आप इक्वल बार्गेनिंग, इक्वल नेगोशिएशन पावर दें
तो ये हमारा आर्टिकल 38 कहता है, इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, डीपीएसपी का। देन आर्टिकल 38 सब सेक्शन 2, स्ट्राइव टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इनकम, कम से कम इनइक्वालिटी होनी चाहिए इनकम में। ड्राइव प्रॉफिट शेयर लॉ लाइक अ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, अगर आपकी कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है तो आप बोनस एक्ट के तहत 8.33 वर्कर को भी शेयर दीजिए। तो अगर वो बोले, अगर ये आर्टिकल 38 सबसेक्शन 2 कब एड हुआ, 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 में, ठीक है, आर्टिकल 38। और जो हमारा 43 वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट है वो आया हमारा 42 सेकेंड अमेंडमेंट में। तो अब आप यहाँ से याद करने पड़ेगा। 37 में अगर आपको याद करना है तो कैसे करोगे, 37 में क्या है, एप्लीकेशन क्लॉज आया कि डीपीएसपी एक्चुअल में है क्या, नॉन जस्टिसेबल है और ये फंडामेंटल है कंट्री को गवर्न करने के लिए, ठीक है। आर्टिकल 38 में इसके ऑब्जेक्टिव, सोशल जस्टिस इसका ऑब्जेक्टिव, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो। आर्टिकल 38 हो जो मिनिमाइज इनक्वालिटी, कम मिनिमाइज, को जीरो तो नहीं कर सकते पर मिनिमाइज कर सकते हैं, जो कि ये किसके अंदर आया, 44 अमेंडमेंट ऑफ 1978। देन फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, ये हमारे लीगली इन्फोर्सेबल है, अगर आप इनको नहीं करोगे तो आपको पनिश मिल सकता है। देन आर्टिकल 16 क्या कहते हैं, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16 क्या कहता है, आपको इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी जो है, किसी में अगर कोई वैकेंसी निकली है तो सबको इक्वली राइट है उसमें अप्लाई करने का, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में। ये कहीं ना कहीं हमें डिस्क्रिमिनेशन से बचाती है। तो आर्टिकल 16 क्या है, अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, भले वो किसी भी कास्ट, किसी भी क्रीड, किसी भी सेक्स का हो, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी का जो चांसेस है वो इक्वल मिलना चाहिए, ये हमारा आर्टिकल 16 ने कहा। देन आर्टिकल 19 ने क्या कहा, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, सबको फ्रीडम है, वो अपना एसोसिएशन कर सकते हैं, मतलब एम्प्लॉय मिलकर एक साथ एसोसिएशन बना सकते हैं अपने रिप्रेजेंट करने के लिए आईएलओ लेवल पे या वर्कर के साथ compete करने के लिए। और यूनियन को भी फ्रीडम है कि वो अपने आप अपना यूनियंस बना सकते हैं, जिससे कि अगर वो अपने राइट, अपने वेजेस को इम्प्रूव करने के लिए एम्प्लॉय के साथ नेगोशिएट करने के लिए। तो आर्टिकल 19 जो आया, इसी के कारण हमारा ट्रेड यूनियन एक्ट आया 1926 में, तो इसी की बढ़ता है आर्टिकल 19 की, ठीक है। देन अगर एंटी एक्सेशन लीजिए, द राइट टू स्ट्राइक इज अ फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 19, नो, राइट टू स्ट्राइक नहीं है, ये फॉल्स है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यही रूल रिपीट किया है। स्ट्राइक क्या है, ओनली स्टेचुरी लीगल राइट है बट फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। तो अगर वो पूछा जाए तो आपको ये पता होना चाहिए। आर्टिकल 23 आया, देन प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, क्या है कि अगर प्रोविजन है कि अगर फोर्स लेबर आपको कहीं किया जाता है, मतलब जब बंधुआ मजदूर कह सकते हैं आपको, जबरदस्ती कहीं लेबर है तो कहीं ना कहीं उससे हमें क्या करना है, प्रोहिबिट है, जो आर्टिकल 23 आया। इसी के कारण अब हमारा नया एक्ट जन्म हुआ जिसका नाम है बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976, जो कि अब अप्लाई टू पेइंग बिलो मिनिमम वेजेस। ये वहां पे भी है जहां पे मिनिमम वेजेस से ज्यादा लोग पे करते हैं, वहां पे इसके कारण ये हमारा बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट आया। देन आर्टिकल 24 प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन इन फैक्ट्री, अब आर्टिकल 24 भी आया। अब आप अपने छोटे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट फैक्ट्री में नहीं देख सकते। तो आपने देखा होगा जब आप गेट के अंदर जब करेंगे तो वहां पे लिखा होता है कि बाल मजदूरी निरोध है, निषेध है, ठीक है। तो वहां पे क्या है कि आप चाइल्ड को इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। तो ये एक्ट आया, डायरेक्ट किससे आया ये एक्ट, आर्टिकल 24 से। तो इसमें अब हमारे कितने एक्ट है, 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहा है, लेबर रिगार्डिंग है ना, सबको इक्वलिटी का अधिकार है, भाई वो किसी भी कास्ट का हो, क्रीड का हो, सेक्स का हो। देन आर्टिकल 19 आ गया कि आप अपने अकॉर्डिंग एसोसिएशन यूनियन कर सकते हो फ्रीडम, जिसके कारण ट्रेड यूनियन एक्ट आ गया। आर्टिकल 23 में हमारा जो बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट आया, ठीक है, अबॉलिशन एक्ट। देन आर्टिकल 23 में हमारा एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री प्रोविजन कर दिया, इसके कारण हमारा चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट आएगा, मतलब प्रोविजन भी है और रेगुलेट कब करवाएंगे उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए, जो कि 1986 में आया था। ये हमारे फंडामेंटल राइट हैं जो पार्ट 3 में, और ये आपको अच्छे से रट लो क्योंकि एग्जाम में पूछेंगे। देन डीपीएसपी में की अब आए, हमने जैसे अभी हमने 37 38 पढ़ा, वो क्या था, सर्च, वो था कि एप्लीकेशन क्लॉज थी, सर्च मतलब इंजन था डीपीएसपी का, कि 37 में क्या था कि कौन कौन से ये इन्फोर्सेबल है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आई, एप्लीकेशन क्लॉज था। देन हमारा 38 था, उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव थे कि सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक उनको इक्वलिटी होनी चाहिए। देन अब हमारा आया आर्टिकल 41, ये क्या है, आर्टिकल 41 क्या कहता है, ये बिग 3 है जो कि हमारे पार्ट 4 में है, ठीक है। पार्ट 4 में
कंस्टिट्यूशन किस में आया, पार्ट 3 में, पार्ट 3 में गए हैं सारे आर्टिकल। तो इसमें क्या हुआ, उन्होंने कहा आर्टिकल 41 में राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसएबलमेंट। अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है, अनएम्प्लॉयड है, या फिर उसकी एज ओल्ड हो गई है, या वो बीमार हो गया है, वो डिसेबल है, तो अब आपको अधिकार है कि आप उन्हें एजुकेशन दीजिए और उन्हें ऐसा काम दीजिए जिससे कि वो उनके साथ कर सकते हैं। तो राइट टू वर्क है उन्हें भी काम करने का, और एजुकेशन प्रोवाइड करने का, और पब्लिक असिस्टेंस भी प्रोवाइड करने का, जो इस कैटेगरी में आए हैं। जैसे अब हमारे इसके कारण कौन से एक्ट आ गए, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट आ गया कि यस आप उनकी इंश्योरेंस करो, उनकी हेल्थ का। ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट आ गया 1951 में, रिटायर के मान कुछ सिक्योरिटी रह जाएगी। अगर किसी का कुछ हो गया, डिसेबलिसमेंट आ गया, तो वर्क मेन कंपनसेशन एक्ट आ गया 1923 में, जो कि सोशल सिक्योरिटी की क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। ठीक है, तो आर्टिकल 41 क्या कह रहा है, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलिटी। देन कम टू द आर्टिकल 42, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। इनका कहना था कि यस, जब आप कोई ऐसी कंडीशन में जा रहे हो, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इंसानियत की कंडीशन कह लो, कुछ भी करो, तो जब मैटरनिटी, जैसे अगर कोई मैटरनिटी लीव पे गया है, तो अगर ये एम्प्लॉयर, ये किसके अंदर आता है, पहली बात तो सोशल असिस्टेंस के अंदर आएगा। और उसका कहना था अगर कोई मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आया 1961 में, अगर कोई फीमेल किसी बेबी का बर्थ हुआ तो उसे मैटरनिटी लीव प्रोवाइड की जाएगी 26 वीक की, जो कि एम्प्लॉयर उसको बिना वेजेस काटे उसे पूरा वेजेस देगा। तो ये कहाँ आ गए, ये आर्टिकल 42 बहुत बार पूछता है वो आपसे। ये क्या है, वुमेन वेलफेयर, फैक्ट्री बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। देन come under the article 42. Then come to the article 43, securing living wage and decent standard of life. yes, कम से कम आप वर्कर को इतना तो दो कि अपने वो लिविंग वेजेस करके अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ डिसेंट जी सके। तो ये हमारा आ गया आर्टिकल 43 में। तो इसके कारण हमारे कौन से एक्ट बर्थ हुए, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट वेजेस एक्ट 1936, जो कि वेजेस रिलेटेड है। ठीक है, तो अब डीपीएस में हमने क्या पढ़ा, 41 में राइट टू वर्क, एजुकेशन, अगर कोई बीमार है, 3 है ये सबसे बड़े बड़े। 42 में आपने ह्यूमन कंडीशन, मैटरनिटी रिलीफ के लिए किया गया। आर्टिकल 43 में आपको लिविंग वेजेस के लिए दिया गया। इसके बाद भी स्पेसिफिक एडिशन की गए, जैसे कि 39D, इसके अंदर है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वीमेन। ये भी आर्टिकल आया है, जो कि इसके कारण अब कौन सा लॉ बना, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976। इक्वल पे इन डीपीएसपी अंडर 13 नॉट अ फंडामेंटल राइट, बट अगर आप आर्टिकल 14 पढ़ोगे तो उसमें बोला ना कि इक्वल अपॉर्चुनिटी है आपका, किसी भी इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, तो आर्टिकल 14 एंड 16 इसके कारण आप ये इन्फोर्सेबल है। देन आर्टिकल 43A आया, जो कि 46 अमेंडमेंट हमारा 1976 में हुआ था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। देन उस टाइम पे ये ओरिजिनेट हुआ। इसमें इन्होंने बोला कि सिक्योर करना है हमें पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। तो इसके कारण अब क्या आया, सेक्शन 3 में इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट में वर्क कमेटी का जन्म हुआ। ठीक है, और ये अब हमारे हो गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो अब इस तरीके से अगर हम बात करें, कंपेयर करें पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, जो कि मैंने आपको बताया कि, और ये हमारे हो गए पार्ट 4 में आए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या, राइट बेस्ड है, प्रोटेक्टिव है, अबलिस्ट है, अगर आप इनको फॉलो नहीं करोगे तो आपको पनिश मिलेगा। देन ये क्या है, वेलफेयर बेस्ड गाइडलाइन है, इसके बेसिस पे हमारे इंडिया में लॉ बनते हैं। देन हम बात करें एंटी ट्रैप, जैसे कि इमेज में देख रहे हो, ट्रेड यूनियन एक्ट, ट्रेड एक्ट जो आया आर्टिकल 19 के अंदर, जो कि आर्टिकल 19 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड यूनियन है। ठीक है, देन यूनियन इज फंडामेंटल राइट है, पर स्ट्राइक क्या है, स्टैट्यूटरी लीगल राइट। तो इस तरीके से वो ट्रैप कर लेगा आपको कि यस, अगर यूनियन 19 के अंदर बताओ अब क्या है, तो आपको अच्छे से याद रखना फंडामेंटल राइट नहीं है हमारे स्ट्राइक का। तो इस तरीके से एंट्री ट्रिप कर लेगा, 2 पिलर है। देन ये हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है। कंपेयर अगर बात करें तो आपको पता है आर्टिकल 38 जो मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम है, जैसा उन्होंने बोला कि अगर आप इंडस्ट्री ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है तो आप वर्कर को भी दे अंडर द पेमेंट बोनस एक्ट के तहत। तो ये कौन से अमेंडमेंट में आया, 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 में आया। 43A में जो बाद में ऐड हुए हैं, ये 42nd अमेंडमेंट 1976 में आया। इन्होंने बोला कि यस, आपको पार्टिसिपेशन वर्कर का मैनेजमेंट इंडस्ट्री में जरूरी है, जिसके कारण अब डिस्प्यूट एक्ट अंडर द सेक्शन 3 वर्कमैन कमिटी आई, वर्क कमिटी आई। आर्टिकल 39D के अंदर क्या है, इक्वल पेमेंट फॉर इक्वल
जेंडर हो किसी का इक्वल पेमेंट मिलना चाहिए, चाहे वो मैन हो या वीमेन हो, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग भी ये हमने पढ़ा। देन अगर और क्या है, जुरिडिक्शन, स्पेसिफिक जुरिडिक्शन लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट के अंदर आती है, जो कि 7 शेड्यूल आर्टिकल 246 के अंदर आए। ये मैंने रोल ऑफ सेंट्रल लेवल स्टेट इन एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट 6 में भी पढ़ाया डिटेल में, तो आप वहां पे भी जाके इसकी वीडियो देख सकते हैं। तो इनका मतलब क्या था कि बोथ पार्लियामेंट, स्टेट और हमारे दोनों मिलकर लॉ बनाती है। अब 3 एंट्री बताई थी, 22, 23, 24। ट्रेड यूनियन वगैरह एंट्री 22 में आते हैं, सोशल सिक्योरिटी 23 में, और 24 में वेलफेयर ऑफ लेबर है। ये हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन से अराइज है, ठीक है। तो अब आपको कहीं इसी से ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, यहीं से आपके सारे क्वेश्चन आते हैं। देन अब हम और रिवाइज करते हैं एज ए मैट्रिक्स, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, आपको रिकॉल करने की जरूरत है थोड़ा सा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 19 क्या कहलाता है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और यूनियन है, आर्टिकल 9 एंड सबसेक्शन, ठीक है। देन ट्रेड यूनियन एक्ट, इसके द्वारा हमारा कौन सा आया, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 आया। आर्टिकल 23 के अंदर एंटी फोर्स लेबर, मतलब जो बॉन्डेड लेबर सिस्टम आया एक्ट कि आप किसी को प्रोहिबिट है, आर्टिकल 23 के अंदर प्रोहिबिट है कि आपको किसी को फोर्सफुली लेबर को एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो, तो इसके अंदर आया बॉन्डेड लेबर अबॉलिशन एक्ट 1976। आर्टिकल 24 के अंदर आया एंटी चाइल्ड लेबर, मतलब आप प्रोहिबिट है चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट को किसी भी इंडस्ट्री में, तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट आया 1986 में। आर्टिकल 37 के अंदर नेचर ऑफ डीपीएसपी एप्लीकेशन क्लॉज, उन्होंने क्या बताया, अब हम डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, ये हमारे आगे कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारे पार्ट 3 के अंदर है, ठीक है। तो ये आपको ये 3 आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। देन अब ये आ गई हमारी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सिस्टमेटिकली। तो 37 में हमने क्या पढ़ा कि डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी क्या है, नॉट जस्टिसाइबल है बट फंडामेंटल है, इससे हमारी इंडस्ट्री गवर्न होती है, लेकिन ये फोर्सफुली आप इनके ऊपर सू नहीं कर सकते गवर्नमेंट के ऊपर। देन आर्टिकल 38 पढ़ा, मिनिमाइज इनकम इक्वालिटी, मिनिमाइज इनकम इक्वालिटी, मतलब अगर आप पैसा ज्यादा कमा रहे हो तो आप अपने वर्कर को भी शेयर दो। तो ये कौन से अमेंडमेंट में आया, 44 अमेंडमेंट 1978। आप इसे कंफ्यूज मत हो जाए, वर्कर पार्टिसिपेशन आया 42nd अमेंडमेंट, जब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, लेकिन ये कब हुआ, 44 अमेंडमेंट में आया। देन आर्टिकल 39 इक्वल पे फॉर वुमेन एंड मेन, तो इसके कारण कौन सा है, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट आया। देन आर्टिकल 41 आया, जब कोई आप सिकनेस हो, ओल्ड एज हो, डिसेबिलिटी हो, ठीक है, तो आपको सोशल असिस्टेंस, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन देने का भी है, इतना तो होना चाहिए। तो इसके कारण आप कौन सा है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। देन आर्टिकल 42 क्या था, मेटर्निटी जस्ट ह्यूमन कंडीशन, जिसके लिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आया हमारा 1961 में। आर्टिकल 43 क्या है कि कम से कम उन्हें इतना लिविंग वेजेस दो जिससे वो डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ जी सके, तो इनके लिए आया हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट आया 1948। आर्टिकल 43 में क्या है, वर्कर पार्टिसिपेशन सिक्योर करो मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल में डिसीजन मेकिंग के लिए। तो अब हमारी इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट में जो है वर्क कमेटी असाइन हुई, और देन ये हमारा आया कौन से अमेंडमेंट में आया, 42nd अमेंडमेंट 1976 में। तो ये इस तरीके से आप अगर इसको भी अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो आपका यहाँ से इसमें आपको इतना इजी टॉपिक है ना, आपको यहाँ पे मार्क्स लूज करने का कोई भी लूप होल नहीं छोड़ना चाहिए। देन कम टू द PYQ कोड 55 यूनिट 7। अब इसके कंसिडरेशन मैपिंग के हम PYQ सॉल्व करेंगे, देन हाँ ये हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। देन फर्स्ट वन, विच आर्टिकल डायरेक्टली स्टेट टू सिक्योर पार्टिसिपेशन वर्कर इन मैनेजमेंट इंडस्ट्री, अभी मैंने आपको बताया 43A है, जो कि 46 अमेंडमेंट 1976 में आया, ओके। अब हम पढ़ेंगे विच वन अमंग द फॉलोइंग प्रोविजन रिलेटेड टू वेलफेयर इज नॉट प्रोवाइड अंडर द पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिए गए हैं, DPSP राइट, फंडामेंटल राइट नहीं दिए गए हैं। तो DPSP में डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में देखो मैंडेटरी रिलीफ यस है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, लिविंग वेज है। लेकिन अब आर्टिकल 19 की बात करो फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में, तो वहां पे है राइट टू फॉर्म अ एसोसिएशन एंड यूनियन, तो योर आंसर इज ऑप्शन सी नहीं है। देन कम टू द विच अमंग फॉलोइंग सब्जेक्ट कैन लेजिस्लेशन नॉट मेक अ लॉ, ट्रेड यूनियन, ओके, लेबर वेलफेयर एंड सोशल इंश्योरेंस। कौन से सब्जेक्ट पे लेजिस्लेशन ने लॉ नहीं बनाया, तो किस पे नहीं बनाया, रेगुलेशन ऑफ लेबर इन माइंस पे, तो योर आंसर इज सी। देन द प्रोविजन अ जस्ट ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ रिफ्लेक्टेड इन विच आर्टिकल, तो आपको पता है कौन से आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल 42 के अंदर आता है, अंदर आता है। अच्छा आर्टिकल 41 के अंदर क्या आएगा, सिकनेस ओल्ड एज है जो राइट टू एजुकेशन है
उनको हमें देना चाहिए। आर्टिकल 43 के अंदर लिविंग वेजेस का है और आर्टिकल 39 के अंदर है हमारा इक्वल पे फॉर वुमेन एंड मेन। तो इस तरीके से अगर आपको एक भी पता है तो आप याद करते हो। योर आंसर इज सेक्शन बी। देन assessor reasoning, the right to strike is a fundamental right. Reason, the constitution guarantee to right to form a trade union under the article 19. देखो अभी मैंने आपको बताया ट्रैप है, राइट टू स्ट्राइक फंडामेंटल राइट नहीं है, स्टैच्यूटरी लीगल राइट है, बट रीजन सही है कि इसने गारंटी दी है कि ट्रेड यूनियन एक्ट आर्टिकल 91 के अंदर आता है। तो इस मीन्स यू कैन से कि ए तो हमारा फाल्स है लेकिन आर ट्रू है। ठीक है, तो योर आंसर इज डी। Equal pay for equal work, both men and women. In DPSP provide under the which act article? ठीक है, तो इक्वल पे और इक्वल वर्क किसके अंदर है? 39 डी के अंदर, क्योंकि आपको पता है 41 के अंदर क्या है आपका सिकनेस वाला, ऐसे याद करिए। 42 के अंदर आपका मैटरनिटी रिलीफ का था, 43 के अंदर आपका लिविंग वेजेस का था, तो आपका आंसर है बी। देन द प्रोविजन ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट विच एडेड बाई विच अमेंडमेंट, तो आपको पता कौन से अमेंडमेंट के अंदर है? 42 अमेंडमेंट 1976 के अंदर है। 44 अमेंडमेंट है वो हमारा क्या है? मिनिमाइज इनइक्वालिटी, ये वाला अमेंडमेंट आया था जो कि हमारा किस में था? हमारा ये था हमारा आर्टिकल 38 में। ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं आया था, ये बाद में ऐड किए गए थे। देन द प्रोविजन आर्टिकल 38 सब टू विच मैंडेट टू स्टेट टू मिनिमाइज इक्वालिटी इन इनकम, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मिनिमाइज इनइक्वालिटी वाला जो था आर्टिकल वो कौन से अमेंडमेंट में आया? वो आया हमारा 44th अमेंडमेंट 1978 में। देन विच आर्टिकल डायरेक्टली गिव बर्थ टू द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट, कौन सा आर्टिकल ने कौन से आर्टिकल ने दिया है? आपके आर्टिकल 24 में दिया है। आर्टिकल 23 ने क्या किया? अबॉलिश, जो फोर्सफुली लेबर थी उसको, जो अबॉलिशन सिस्टम आया उसको बर्थ दिया है, और आर्टिकल 24 में चाइल्ड को प्रोहिबिट किया एम्प्लॉयमेंट से, इसलिए आया। और आर्टिकल 45(2) में आपका था मैटरनिटी रिलीफ कंडीशन जो कि डीपीएसपी था। ठीक है, आर्टिकल 24। देन क्वेश्चन नंबर 10, आर्टिकल 37 एक्सप्लिसिटली स्टेट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर, तो क्या कहलाता है आर्टिकल 37? लीगली इन्फोर्सेबल इन हाई कोर्ट? नो। इन्फोर्सेबल ओनली बाय द सुप्रीम कोर्ट? नो। नॉन जस्टिफाइड बट फंडामेंटल इन गवर्नेंस? यस। ओनली गाइडलाइन फॉर स्टेट नॉट अ पार्लियामेंट? नो। ये जस्टिसाइबल नहीं है बट ये फंडामेंटल है इंडस्ट्री को गवर्न करने के लिए। योर आंसर इज सी ऑप्शन, नॉन जस्टिफाइड बट फंडामेंटल इन गवर्नेंस। थैंक यू सो मच। अब ये हमारा सेशन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो कंप्लीट है, उसके पीवाईक्यू क्या होते हैं, टॉपिक क्या होते हैं। अगर आप इनके पीवाईक्यू सॉल्व करिए और मुझे कमेंट सेक्शन बताइए कि आपने कितने सही करे हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग और सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेटेड वीडियो।